हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं सीए सचिन गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपके साथ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 6 पार्ट ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको रिवाइज कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिवाइज करने के बाद आपको एसएम का रिवीजन भी कराएंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिवीजन भी कराएंगे। बट हम स्टार्ट सब्जेक्ट को एफएम से कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपके साथ लीवरेज टॉपिक रिवाइज करेंगे। हम इस तरह से रिवाइज करेंगे कि आपको सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जिससे एमसीक्यू आमतौर पे पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल, साथ में कुछ अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस कराएंगे। आप मेरे साथ रिवाइज करते करते जो भी आपको बाद में टाइम मिले उसमें आप अपने लेवल पर इस चैप्टर को कंप्लीट करके आने वाले सेशंस में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। अब मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा लीवरेज, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा। जरा गिर के देखिए, कोई उठाने नहीं आएगा, और जरा उड़ के देखिए, सभी लोग आपको गिराने आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हाई टाइम है। आप दोस्ती यारी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जरा गिर के देखिए, कोई उठाने नहीं आएगा। ये दोस्ती यारी कोई काम नहीं आएगी, काम सिर्फ पढ़ाई आएगी। बल्कि दोस्त तो ऐसे भी होंगे, जब आप उड़ेंगे तो आपको गिराने के लिए आएंगे। दीपाली, मेरी बातों का मतलब तुम समझ रही हो ना। मैंने कतई नहीं चारू का नाम यहाँ पे लिया है, मैंने डायरेक्टर का नाम नहीं लिया यहाँ पर। मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूंगा। हम लीवरेज टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, एफएम के अंदर ये जो लीवरेज टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। कुछ बच्चों के मैसेज, एक मिनट में वो पढ़ लेता हूँ। चारू दी दीपाली कहते हैं सेल्फ डाउट का क्या करें। दीपाली, कोई दिक्कत नहीं है, ये जब तुम हमारे साथ रहोगे, क्लासेस करोगे, तुम्हारे सेल्फ डाउट दूर हो जाएंगे, तुम्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी मैं एक ही बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। जिस लेवल पे आप हैं वहाँ पे प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। आइए लीवरेज शुरू करते हैं। देखिए, लीवरेज टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको दो रिस्क होते हैं बिजनेस में, उनको समझना होगा। एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। मैं इन दोनों रिस्क को बहुत सरल भाषा में आपको बताऊंगा, फिर यहाँ पे हमने नोट्स में लिख रखा है, जो स्टडी मटेरियल से लैंग्वेज ली है वो भी पढ़वा दूंगा। लेकिन अगर आप सरल भाषा वाला रिस्क का मीनिंग याद कर लें तो आपका बखूबी काम चलेगा। देखिए, बिजनेस रिस्क, एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट को सेल करके या सर्विसेज को बेचकर इतने पैसे इकट्ठे करती है, कलेक्ट करती है कि वेरिएबल कॉस्ट मीट कर लेती है, फिक्स कॉस्ट मीट कर लेती है। लेकिन अब इनके पास कुछ भी नहीं बचता। इन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। इनके पास इंटरेस्ट देने तक के पैसे नहीं। हम कहते हैं इनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क आ गया है। तो फाइनेंशियल रिस्क का मतलब होता है, जब आप डेट्स के थ्रू फंड्स रेज करते हैं, जब आप लोन के थ्रू पैसे लेते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट बर्डन होता है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि आप इतना कमाते हैं कि आप वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इजीली दे देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट देने के आपके पास पैसे नहीं है। इट मीन्स आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क आ गया है। अब जब फाइनेंशियल रिस्क आता है तो आपके बैंकरप्ट होने के चांसेस रहते हैं, और धीरे धीरे यहाँ से आप बिजनेस रिस्क की तरफ बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल रिस्क का पता किसी भी कंपनी के बारे में लगाना हो तो आप उसका डीएफएल निकाल लें, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लें, वहां से आपको फाइनेंशियल रिस्क का पता चल जाएगा। एक होता है बिजनेस रिस्क, ये ज्यादा सीरियस रिस्क है। एक कंपनी सेल करके इतना कमाती है, वेरिएबल कॉस्ट मीट कर लेती है, अब उनके पास कुछ पैसे ही नहीं बचते, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो है वो जीरो है, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जीरो है। अब फिक्स कॉस्ट देने के पैसे नहीं है, इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब इनके ऊपर क्या आ गया है? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क तब आता है जब आप फिक्स कॉस्ट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में
बिजनेस का बंद होना निश्चित है। आप किसी भी कंपनी के बिजनेसेस को जानना चाहते हैं तो आप उसका डॉल यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल लें। आजकल जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जब भी फाइनेंस करते हैं तो सामने वाले का पहले बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क चेक करते हैं बाय कंप्यूटिंग टू लीवरेजेस, और उसके बेस पे वो आइडिया या असेस करते हैं कि हमें फंडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने नोट्स में कैसे डेफिनेशन दी एक बार पढ़ के देखते हैं, आप कनेक्ट कीजिएगा। सबसे पहले लिखा है बिजनेस रिस्क। मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को बड़ा कर रहा हूँ जिससे आप लोग भी अच्छे से देख सकें। इट रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद फर्म्स ऑपरेशन, यानी कि वो रिस्क जो फर्म्स ऑपरेशन के साथ एसोसिएट है। फर्म का ऑपरेशन होता है सामान बेचना खरीदना, अगर यही खटाई में पड़ जाए, पता नहीं खरीद बेच पाएंगे कि नहीं, काम कर पाएंगे कि नहीं, तो ये बिजनेस रिस्क है। इट इज अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम, पता नहीं माल बिकेगा कि नहीं, पता नहीं कलेक्शन होगी कि नहीं, ये बिजनेस रिस्क है। तो कुल मिला के जो फर्म के ऑपरेशंस होते हैं उसके साथ जो रिस्क एसोसिएट होता है उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क, यानी कि अनसर्टेनिटी अबाउट द रिटर्न, हम फिक्स कॉस्ट मीट कर पाएंगे कि नहीं, इंटरेस्ट दे पाएंगे कि नहीं, दिस कॉल्ड बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क। इट रेफर्स टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन फर्म्स शेयर होल्डर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डेट्स। अगर कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग के बाद डेट से पैसा रेज करती है तो ये सीधा सिम्टम है फाइनेंशियल रिस्क का। इसका मतलब शेयर होल्डर ये कहते हैं पहले कंपनी डेट्स पे इंटरेस्ट पे करेगी, फिर जो बचेगा वो हमें मिलेगा। अगर कंपनी ने कम कमाया, इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं हुए, तो इसका मतलब कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होगा। तो ये वो रिस्क है जो शेयर होल्डर के ऊपर एडिशनली प्लेस्ड है, यानी कि एक तो वो कंपनी के ऑपरेशन से डरते थे, ऊपर से कंपनी ने लोन भी ले लिया, तो इट इज़ अ एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन शेयर होल्डर्स जब कंपनी डेट्स का यूज़ करती है। तो ये दो डेफिनेशन थी, आप चाहें तो उनको एज इट इज़ लर्न भी कर सकते हैं, अदरवाइज समझ के थोड़ा रिटेन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लीवरेज का मतलब बताया गया है। लीवरेज का मतलब क्या होता है देखिएगा। लीवरेज का मतलब है, मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, कोई भी दो चीज़ों में जब अलग बदलाव होता है तो उसको लीवरेज बोलते हैं। बड़ी सिंपल भाषा में, कोई भी दो चीज़ों में जब अलग बदलाव होता है तो उसको लीवरेज बोलते हैं। या लीवरेज का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ऑन अदर फाइनेंशियल वेरिएबल इज कॉल्ड लीवरेज। फाइनेंशियल वेरिएबल वो होते हैं जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर टर्म्स यूज करते हैं, जैसे सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ईपीएस है, ये सब। एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, इसको बोलते हैं लीवरेज। अब जैसे कि डेफिनेशन पढ़ के देखें, लिखा है लीवरेज रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल। रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल, एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल पर क्या असर होता है, उस चीज को बोलते हैं लीवरेज। अब लीवरेज की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है ओएल, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं, सेल्स और ईबीआईटी। आपको ध्यान रखना है, सेल्स और ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लीवरेज कहता है अगर सेल में कुछ बदलाव होता है तो ईबीआईटी पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बस यही ऑपरेटिंग लीवरेज है। यहां पे ऑपरेटिंग लीवरेज ये कहता है जब भी सेल में कुछ बदलाव होगा, ईबीआईटी में जो चेंज होगा वो डिससिमिलर होगा, डिसप्रपोर्शनेट होगा। यानी कि अगर सेल 10% से बढ़ती है, 10% से घटती है, तो जो ईबीआईटी है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो 10 से कुछ और होगा, डिससिमिलर होगा। यानी कि एक फाइनेंशियल वेरिएबल है सेल्स, दूसरा रिलेटेड है ईबीआईटी, इन दोनों के अंदर हमेशा डिससिमिलर चेंज होगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। लीवरेज किसको बोलते हैं, एक बार फिर से सुनिए, एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या इन्फ्लुएंस है। ऑपरेटिंग लीवरेज किसको बोलते हैं, सेल्स एक फाइनेंशियल वेरिएबल है, ईबीआईटी दूसरा फाइनेंशियल वेरिएबल है। सेल में अगर कुछ बदलाव होता है तो इसका ईबीआईटी पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अगर सेल में कुछ बदलाव हो तो ईबीआईटी में क्या फर्क पड़ेगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। अब आप अगर बदलाव को मेजर करना चाहते हो
तो इसके लिए आपको निकालना पड़ता है डिग्री, यानी कि डॉल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करती है, क्या मेजर करती है? चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, यानी कि अगर सेल में 10% बदलाव है तो ईबीआईटी में कितने परसेंट, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज डॉल मेजर करती है। ऑपरेटिंग लीवरेज सिर्फ इतना बताता है कि इन दोनों में डिसिमिलर चेंज होगा, डॉल मेजर करके बताता है कितना डिसिमिलर चेंज होगा। आइए पढ़ के देखते हैं यहां पर। ऑपरेटिंग लीवरेज मींस टेंडेंसी ऑफ EBIT to change disproportionately with change in sales and indicate business risk. डॉल मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट चेंज। हमने डॉल का फॉर्मूला यहाँ पे दो करके लिखे हैं। पहला है परसेंटेज चेंज इन EBIT, दूसरा है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT। जनरली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा लगता है। फिर एक कॉन्सेप्ट दे रखा है ब्रेक इवन एनालिसिस। देखिए ब्रेक इवन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है वो सेल यूनिट्स जहां पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ब्रेक इवन को दो तरह से निकाला जा सकता है, या तो आप यूनिट्स में निकालें या फिर आप रुपीस में। फॉर्मुलेस इसके हम आगे जाके डिस्कस भी कर लेंगे, आपको वैसे मालूम भी है। अब देखिए कंपनी के सेल के दो हिस्से होते हैं, नीचे वाला हिस्सा होता है ब्रेक इवन, ऊपर वाला हिस्सा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऐसा मान लें जैसे जो ब्रेक इवन है वो सेल का 40% है, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया वो 60% हो गया। इसको हम MOS भी बोल सकते हैं। MOS इज 60%। अगर 40% ब्रेक इवन तो 60% इज MOS, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ब्रेक इवन और लीवरेज को कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। देखिए एक है हाई लीवरेज। अगर हमारी डॉल ज्यादा है इसका मतलब है आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। आप ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो जीरो होगी, जीरो, तो आपका डॉल 1 होगा। अगर फिक्स कॉस्ट जीरो होगी तो डॉल 1 होगा। लेकिन डॉल 1 की बजाय 2, 3, 5, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकता है। आप ध्यान रखें जितना ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगा डॉल उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे डॉल बढ़ेगा। उसका कारण है फिक्स कॉस्ट बढ़ना, यानी कि बिजनेस रिस्क का बढ़ना, और जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी आपका डॉल भी बढ़ेगा। अब जरा टेबल में चेक कीजिए, हाई लीवरेज यानी कि हाई डॉल है तो इसका मतलब आपकी हाई फिक्स कॉस्ट है। अब जब फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है तो आपका ब्रेक इवन भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है तभी तो ब्रेक इवन आएगा। अगर ज्यादा फिक्स कॉस्ट है तो ज्यादा सेल करनी पड़ेगी। इसका मतलब हाई डॉल, हाई फिक्स कॉस्ट एंड हाई बीईपी। और इसके ऑपोजिट हमने नीचे लिख दिया, अगर आपका डॉल कम है इसका मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट कम है, इसका मतलब बीईपी भी आपका कम है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लीवरेज का एक रिलेशन दे रखा है। डॉल को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 डिवाइड बाय MOS। जैसे मैंने आपको बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो 1 को 0.6 से डिवाइड कर दें, इससे जो आंसर आएगा वो आपका डॉल बन जाएगा। यहां पर एक रिलेशन और दे रखा है, MOS बिजनेसेस का डॉल। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि ब्रेक इवन के ऊपर की सेल, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है ये बहुत अच्छी बात है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी की फिक्स कॉस्ट कम है। अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट कम है तो इसका मतलब बिजनेस रिस्क कम हो रहा है और डॉल भी गिर रहा है। लेकिन अगर MOS धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे MOS कम हो रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो रही है, मतलब ब्रेक इवन बढ़ रहा है, और ब्रेक इवन बढ़ रहा है इसका क्या मतलब है? डॉल भी बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो अब देखिए उसी चीज को हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आपको यहां से आगे लेके चलूंगा। फर्म ऑपरेटिंग एट, यहां लिखा है लोअर देन बीईपी। मान लीजिए एक कंपनी बीईपी से कम सामान बेचती है, तो ऐसे में उनका जो EBIT है वो नेगेटिव आएगा। अगर बीईपी से कम सामान बेचेंगे यानी कि फिक्स कॉस्ट रिकवर ही नहीं कर रहे, तो आपका EBIT नेगेटिव आएगा, डॉल भी नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप बीईपी जितना सामान बेच रहे हैं तो आपका EBIT 0 आएगा लेकिन डॉल इनफाइनाइट आएगा। अगर आप बीईपी से अधिक सामान बेच रहे हैं तो आपका EBIT पॉजिटिव आएगा, डॉल भी पॉजिटिव आएगा। ये चीजें आपको MCQ के अंदर आती हैं। इनका प्रॉपर जो डेरिवेशन है वो हमने अपनी जो नॉर्मल क्लासेस होती है उसके अंदर सीख रखा है, अदरवाइज आपका यहाँ पे इतना नॉलेज भी बहुत है।
डॉल का आंसर कभी भी 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकता, या तो वो 0 से कम होगा या 1 के ऊपर होगा। फिर एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? ईबीआईटी और ईबीटी, यानी कि कॉन्सेप्ट कहता है दो फाइनेंशियल वेरिएबल है, एक ईबीआईटी और दूसरा है ईबीटी, एक का दूसरे पे क्या इन्फ्लुएंस है। तो यहां पे ईबीटी कहता है जब भी ईबीआईटी में कुछ बदलाव होगा तो ईबीटी में डिसप्रपोर्शनेट चेंज होगा, जब भी ईबीआईटी में कुछ बदलाव होगा तो ईबीटी में डिसप्रपोर्शनेट चेंज होगा। ये एक इम्पैक्ट है ईबीआईटी का ईबीटी के ऊपर, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल वेरिएबल। अगर आपको मेजर करना है तो आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी और वहां से आप देख सकते हैं कि कितना डिसप्रपोर्शनेट चेंज हो रहा है। पढ़ के देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। फाइनेंशियल लीवरेज इन्वॉल्व use of funds obtained at fixed cost in the hope of increasing return to common stakeholder. It is the ratio of percentage increase in EPS to the percentage increase in EBIT. डॉल का फॉर्मूला दे दिया, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन EBIT। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, EBIT डिवाइड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। और सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां से आगे चलते हैं। एक छोटा सा रिलेशन यहां दे रखा है, एक होता है फाइनेंशियल बीईपी। आप मान के चलिए जो आपका ईबीआईटी है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है, जो ईबीआईटी है वो इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो डीएफएल है वो पॉजिटिव आएगा और आपका ईपीएस भी काफी इंक्रीज करेगा। लेकिन आपका जो ईबीआईटी है वो इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब ईबीआईटी इंटरेस्ट बराबर है, तो इसमें डीएफएल इनफाइनाइट होगा, ईपीएस 0 होगा। अगर ईबीआईटी छोटा इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब इंटरेस्ट तो है ज्यादा जो देना है और कमाई है कम, तो ऑब्वियसली आपका डीएफएल नेगेटिव आएगा, जो आपका ईपीएस है वो भी नेगेटिव आएगा। तो कुल मिला के ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाते हैं। अगर इंटरेस्ट छोटा है ईबीआईटी के मुकाबले तो इसका मतलब आपका डीएफएल पॉजिटिव आएगा, ईपीएस भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन इंटरेस्ट बड़ा है ईबीआईटी से तो दोनों चीजें नेगेटिव आएंगी। अगर बराबर है तो जो डीएफएल है वो इनफाइनाइट, ईपीएस 0 आएगा। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लीवरेज एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कई बार थ्योरी में पूछ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। किसी भी फर्म के पास फाइनेंस कराने के दो सोर्स होते हैं, एक होता है डेट्स और एक होता है इक्विटी। लेकिन हम डेट्स को यहाँ पे डेट्स के नाम से नहीं बुलाएंगे, हम बोलेंगे सोर्स जिसके साथ एक फिक्स कमिटमेंट होता है, यानी कि इंटरेस्ट। अगर किसी भी कंपनी के पास फिक्स कॉस्ट फंड्स यानी कि डेट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विटी, इसी सिचुएशन को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर किसी कंपनी के पास फिक्स कॉस्ट फंड्स यानी कि डेट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इक्विटी, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप जरा यहाँ पे चेक कर देखिए, हमने सबसे पहले फाइनेंशियल लीवरेज ये बताया है, यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड यानी कि लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनेंशियल लीवरेज तब आती है जब आपके पास इंटरेस्ट होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है फिक्स कॉस्ट फंड ज्यादा है इक्विटी कैपिटल से। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लीवरेज एज अ डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज दो धारी तलवार है। इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लीवरेज तब अराइज होती है जब आप डेट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं। आप थोड़ा बहुत फंड्स डेट्स के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे ये एक अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा लेंगे इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं। एक रीजनेबल अमाउंट आप डेट्स का अपने पास रख सकते हैं। ऐसा करते हैं तो इसको डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं सुनिएगा ज़रा। मान लीजिए आपने डेट से जो पैसा रेज किया वो 10% पे किया और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से आप 15% कमा रहे हैं। आपको एक फ़ायदा तो ये हो रहा है, इंटरेस्ट आपकी कमाई से कम है, और दूसरा इंटरेस्ट पे आपको टैक्स सेविंग भी मिल रही है। इसीलिए फाइनेंशियल लीवरेज को डबल एज स्वॉर्ड यानी कि दो धारी तलवार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है कंपैरेटिवली उसकी परसेंटेज कम होती है और दूसरा उस पर टैक्स सेविंग मिलती है। नोट में क्या लिखा है पढ़ के देखते हैं। व्हेन द कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड्स, कॉस्ट का मतलब हुआ इंटरेस्ट, ऑफ फिक्स कॉस्ट फंड्स यानी कि डेट्स, when the interest of debts is less than ROI, return on investment,
फाइनेंशियल लीवरेज विल हेल्प टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी इन ईपीएस। अब एक बात बताइए, आपने 10% पे पैसा रेज किया डेट्स के थ्रू, उसको इन्वेस्ट करके आप 15% कमा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा बचा 5%, वो क्या इक्विटी शेयर होल्डर को तो जाएगा। इससे इक्विटी शेयर होल्डर खुश होंगे और आपका ईपीएस बढ़ेगा। इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी इन ईपीएस। फर्म विल ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम सेविंग ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट इन डेट्स। अच्छा, डेट्स का एक फायदा और भी है, यहाँ पे हमें टैक्स सेविंग मिलती है। देयरफॉर फाइनेंशियल लीवरेज इज ऑल्सो नोन एज डबल एज स्वॉर्ड। और फाइनेंशियल लीवरेज को हम डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं क्योंकि दो दो चीजें यहाँ पर हो रही हैं। डीएफएल कैन नेवर बी इन बिटवीन 0 and 1। ना डीओएल ना डीएफएल 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकती, या तो 0 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी। आइए आगे लेके चलते हैं। दीपाली, समझ आ रहा है तुमको? ओके। चारू ने तो कहा सर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ओ माय गॉड। फिर है कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज में दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है सेल्स, दूसरा ईपीएस या आप ईबीटी भी बोल सकते हैं। एक का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होता है, सेल्स का ईबीटी पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो कंबाइंड लीवरेज बताता है। अब यहाँ पे जो भी सेल में बदलाव होगा, ईपीएस या ईबीटी में डिसप्रपोर्शनेट होगा, सेम नहीं होगा, डिसप्रपोर्शनेट होगा। अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डीसीएल निकालना पड़ेगा, यानी कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। डिफाइंड एज पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल which magnifies the effect of sales volume on EPS of the firm. Ratio of percentage change in EPS to percentage change in sales। एक तरह से फॉर्मूला लिख दिया है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय EBT। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दें, डॉल इनटू डीएफएल। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, जरा इसको समझते हैं। एक कंपनी के दोनों लीवरेज लो हैं, डॉल भी डीएफएल भी। अब जरा समझिए कॉन्सेप्चुअली, अगर उनका डॉल लो है इसका मतलब उनकी फिक्स कॉस्ट कम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप फिक्स कॉस्ट नहीं लगाएंगे तब तक बिजनेस में ग्रोथ कैसे आएगी। एग्जाम्पल के लिए आपकी फिक्स कॉस्ट है ही नहीं या कम है, इसका मतलब आपने कोई जगह किराए पे नहीं ले रखी, आपने कोई स्टाफ नहीं रख रखा, आप गली मोहल्लों में फिर फिर के सामान बेच रहे हैं, सारा काम खुद कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी कोई ग्रोथ होगी बिजनेस में। लेकिन आपने 100 बंदे रख दिए, 100 ब्रांचें खोल ली, इतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट कर ली, तो ये भी गलत है। तो अगर आपकी फिक्स कॉस्ट लो है, नहीं है, कम है, तो आपका डॉल भी कम आएगा। इसके अलावा आपने डेट्स के थ्रू पैसे ही रेज नहीं करे, इसका मतलब आप दो धारी तलवार का मजा ही नहीं ले रहे। डेट से पैसा रेज करते तो कुछ टैक्स सेविंग होती, इक्विटी शेयर होल्डर का ईपीएस बढ़ता। तो कुल मिला के फिक्स कॉस्ट भी कम, डेट्स भी कम, तो दोनों लीवरेज आपकी लो आएंगी। तो आपका रिस्क तो कम होगा, लेकिन आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट तब मिलता है जब डेट ज्यादा होता है और इक्विटी कम होती है, और बेनिफिट क्या होता है, टैक्स सेविंग। यहां पे देखते हैं दोनों हाई हैं, ये भी बेकार है। एक आदमी ने बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट अपनी कर ली, बहुत ज्यादा पैसा डेट से रेज कर लिया, अब डॉल भी ज्यादा है, डीएफएल भी ज्यादा है, ये तो बहुत रिस्की है, कभी भी ऑन द मूव गिर सकता है, बिजनेस बंद हो जाएगा। एक हाई है एक लो है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट करना, इतने ज्यादा खर्चे बढ़ाना, कल को थोड़ी सी भी सेल कम हो गई कहां से मीट करेगा। तो ये भी एक मॉडरेट टोटल रिस्क वाली बात है, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ये सबसे अच्छा होता है, फिक्स कॉस्ट कम है, डेट्स ज्यादा है। अब फिक्स कॉस्ट कम है यानी कि खर्चे ज्यादा नहीं पाल रखे हमने, हमारे फिक्स कमिटमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन डेट्स हमने ले रखा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिल रहा है, टैक्स सेविंग हो रही है। सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। हायर फाइनेंशियल रिस्क इज बैलेंस बाय लोअर टोटल बिजनेस रिस्क। अगर डेट ज्यादा भी है, हायर फाइनेंशियल रिस्क भी है, तो वहां फिक्स कॉस्ट कम है, तो बिजनेस रिस्क को बिजनेस रिस्क ने फाइनेंशियल रिस्क को ऑफसेट कर दिया। इसका मतलब अगर दोनों लीवरेज कम है वो भी बेकार, दोनों लीवरेज ज्यादा है वो बहुत रिस्की बात है, डॉल ज्यादा है वो भी ठीक नहीं है, लेकिन डॉल कम डीएफएल ज्यादा ये अच्छी बात है। ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है। यहां से आगे लेके चलेंगे।
क्विक रिवीजन में अ, दो आइटम्स का चेंज होता है। डॉल में वो दो चीजें हैं, सेल्स और ईबीआईटी। डीएफएल में है ईबीआईटी और ईबीटी। सेल्स में और ईबीटी डीसीएल के अंदर। तो ये दो चीजों का डिसिमिलर चेंज बताते हैं। दो फाइनेंशियल वेरिएबल हैं। डॉल में सेल्स और ईबीआईटी हो गया, डीएफएल में ईबीआईटी ईबीटी हो गया, और डीसीएल के अंदर सेल्स एंड ईबीटी हो गया। ये डिसिमिलर चेंज क्यों होता है? फिक्स कॉस्ट की वजह से। आपकी सेल मान लीजिए कम हो गई, फिक्स कॉस्ट थोड़ी कम होगी। डिसिमिलर चेंज क्यों होता है? इंटरेस्ट की वजह से। आपकी कमाई कम हो गई, बैंक थोड़ी इंटरेस्ट कम कर देगा, दोनों की वजह से। फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। ये शॉर्टकट वाले फॉर्मूले भी हैं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है तो फॉर्मूले में स्लाइड चेंज होता है। और इंडिकेट, इससे बिजनेस रिस्क पता चलता है, इससे फाइनेंशियल, इससे दोनों रिस्क पता कैसे चलता है। अगर डॉल बहुत ज़्यादा है इसका मतलब बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डीएफएल बहुत ज़्यादा है इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इंटरप्रिटेशन क्या होगा? जैसे डॉल 2 है, इसका मतलब है अगर सेल में 1 रुपए का बदलाव होगा तो ईबीआईटी में 2 का बदलाव होगा। डीएफएल 3 है, अगर ईबीआईटी में 1 का चेंज होगा तो ईबीटी में 3 का चेंज होगा। डीसीएल 6, अगर सेल में 1 का बदलाव होगा तो ईबीटी में या ईपीएस कह लो उसमें 6 का चेंज होगा। तो एक तरह से ये जो पहला पॉइंट था यहीं से इंटरप्रिटेशन बन जाती है। सेल में 1 का बदलाव तो ईबीआईटी में 2 का, ईबीआईटी में 1 का तो ईबीटी में 3 का, सेल में 1 का तो ईबीटी में 6 का। प्रोवाइडेड लीवरेज थी 2, 3 और 6। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब इसके ऊपर हमारे पास चार्ट फॉर्म में हमने सब चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। चारू ने मेरे को लिखा है सर बीच बीच में वीडियो अटक रही है। बाकी बच्चे ज़रा मेरे को बताएं क्या वाकई में वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ज़रा फटाफट से बताइए। दीपाली, बाकी जो बच्चे कनेक्टेड है प्लीज़ बताइए क्या वाकई में कुछ प्रॉब्लम है? मैं आप लोग के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। दीपाली कहती यस सर, आइए। ओके। दीपाली हो सकता है कुछ कई बार इंटरनेट में फ्लक्चुएशन होती है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। मैं काम ये कर रहा हूँ, आप लोग को इतना पोर्शन मैं आज करा रहा हूँ इसके अंदर, जो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन है वो मैं कल की क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा जो हम कल सेशन लेंगे। तो एक तरह से लीवरेज का जो रिवीजन है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको इतना ही करवा रहा हूँ। देवराज कहता है क्लियर है। चारू कहते हैं सर पहले थी। चारू तुम बहुत मिसगाइड करने लगी है, मतलब पहले की बात इंस्टेंट तुम लिख देते हो तो मेरे को लगता है अभी दिक्कत हो रही है। तुम टाइम लिखा करो चारू, ऐसे मत करो। बोलो वीडियो अटक रहा है इतने बजे। चलिए ठीक है, तो आज इसमें इतना ही करते हैं। कल मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा, मटेरियल को कंटिन्यू करूंगा और साथ में ये लीवरेज को हम कंप्लीट करेंगे कुछ अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। आप लोग भी इसके बाद थ्योरी आज पढ़ लें और प्रैक्टिकल कल के सेशन के बाद प्रैक्टिस कर लें। तो आज इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा एक मिनट मैं रुकता हूँ, चारू ने कुछ लिखा है। मैं अब बता दूंगा चारू इसका रिवीजन मोड क्या है। दीपाली ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि चारू हमेशा पास्ट में रहती है, मतलब थोड़ी खोई खोई रहती है। चलो एनीवेज, इतना आज करते हैं। विल कनेक्ट टुमारो एट सेम टाइम फॉर कॉस्टिंग 5 FM at 6। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। अब हम आपके साथ आज के इस सेशन में लीवरेज के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप स्टडी मटेरियल के और साथ में आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस कर सकते हैं।
पूरे एफए में जितने भी केस सिनेरियोस की बुकलेट थी वो सारे केस सिनेरियो करीब 35 हमने ऑलरेडी एक 5.5 घंटे का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप वहां से साइड बाय साइड केस सिनेरियोस भी कर सकते हैं जो आपको लगे लीवरेज टॉपिक का है। आइए यहां से आगे लेके चलते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं वो आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ। देखिए, जो बिजनेस रिस्क होता है वो रिलेटिंग टू फर्म्स ऑपरेशन होता है। उसमें कंपनी की जो इनकम है उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, या ऐसे बोल दें जब हम फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट मीट ना कर पाएं तो इस सिचुएशन को बिजनेस रिस्क बोलते हैं। फाइनेंशियल रिस्क शेयर होल्डर के ऊपर एक एडिशनल रिस्क होता है और ये तब अराइज होता है जब कंपनी डेट्स फाइनेंसिंग कराती है। एक तरह से जब कंपनी इतना कमाती है कि इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे नहीं बचते तो ऐसी सिचुएशन को फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। लीवरेज का मतलब होता है एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है वो डिसिमिलर होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज में दो वेरिएबल सेल्स और ईबीआईटी हैं, इसमें हमेशा डिसिमिलर चेंज होगा। ये बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है और इससे पता चलता है बिजनेस रिस्क के बारे में। दूसरा दो वेरिएबल्स होते हैं ईबीआईटी ईबीटी, इसमें डिसिमिलर चेंज होता है, इसको हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। डिसिमिलर चेंज इंटरेस्ट की वजह से होता है और इसके साथ फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएट होता है। सेल्स और ईबीटी का जो डिसिमिलर चेंज है उसको कंबाइंड लीवरेज बोलते हैं। ये एक तरह से मल्टीपल इफेक्ट होता है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज का। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ हर्ष शर्मा कनेक्टेड है। हर्ष, यू आर वेलकम। दीपाली, गुड इवनिंग। अब फर्म्स डिटेल आर एज अंडर। सेल्स हमें दे रखा है 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 24 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 50%, फिक्स कॉस्ट इतना। इट हैज बोरोड 10 लाख एट 10% per annum. Equity share capital is 10 lakhs. Operating financial combined return investment. If the sales increase by 6 lakh, what will be the new EBIT? ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें हम प्रैक्टिस के लिए आपको इसको सॉल्व करवा रहे हैं। एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं सेल्स 24 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन कहता है जो वेरिएबल कॉस्ट है 50% है। अब 24 लाख का 50% अगर निकालें तो 12 लाख हो गया। कंट्रीब्यूशन 12 लाख, फिक्स कॉस्ट माइनस किया 10 लाख, ईबीआईटी आया 2 लाख। इसमें से इंटरेस्ट हटा दिया। 10 लाख की बोरोड कैपिटल है, उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो 10 लाख पे 10% हुआ 1 लाख। 1 लाख का इंटरेस्ट माइनस किया। अब जो बचा वो ईबीटी 1 लाख। ईबीटी इज 1 लाख। क्वेश्चन ने पूछा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए, डॉल। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यानी कि 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो आंसर आ गया 6। आप इसको 6 भी लिख सकते हैं, 6 टाइम्स भी लिख सकते हैं, वैसे जनरली 6 लिख दे तो ज्यादा अच्छा है। फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी बाय ईबीटी। ईबीआईटी है 2 लाख, ईबीटी है 1 लाख। कितना? 2 लाख बाय 1 लाख इस 2। कंबाइंड लीवरेज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो 12 लाख है, ईबीटी 1 लाख है, टोटल आंसर हो गया 12। ये आंसर आ गया कंबाइंड लीवरेज। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने कितना रुपया कमाया है जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लेते हैं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कैसे आता है, आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल कर लें, यानी कि डेट्स प्लस इक्विटी। आप देख सकते हैं डेट्स हमारा है 10 लाख, इक्विटी भी 10 लाख, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 20 लाख। और जो ईबीआईटी है वो है 2 लाख इंटू 100, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी 10%। 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 इज 10%। नेक्स्ट है
इफ द सेल इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल न्यू ईबीआईटी। मैं आपको इसको 2-3 तरह से करा सकता हूँ और वो सारे वेज एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। कहते हैं सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है 6 लाख से, यानी कि 24 से कितनी हो गई, 30 लाख। अब आप देखेंगे अगर सेल इंक्रीज हो रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। आप ये पता लगाइए, जैसे सेल 24 से 30 हो गई तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और वेरिएबल कॉस्ट सेल का 50% है, तो ये कितनी हो गई, 15 लाख। 24 लाख का 50% हुआ 12 और 30 का 50% हुआ 15, तो ये बच गया 15। उसमें से 10 माइनस किया, ये हो गया 5 लाख। उसने बोला व्हाट विल न्यू ईबीआईटी, तो न्यू ईबीआईटी होगा 5 लाख। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता कि आप एग्जाम में सवाल को ऐसे करें। मैं किस तरह से प्रेफर करता हूं, देखिए हमने डॉल का एक फॉर्मूला लिखा था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब डॉल यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज वो हमारा 6 आ रहा है, मेरे को परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताना है। सेल में कितना चेंज हो रहा है, आप देखिए सेल 6 लाख रुपए से बढ़ रही है, प्लस हो रही है। अब पहले सेल थी 24 लाख, अगर 6 लाख से बढ़े तो कितने परसेंट सेल बढ़ रही है बताइए, 6 लाख बाय 24 लाख इंटू 100, तो हमारी जो सेल बढ़ रही है वो 25% से बढ़ रही है, तो मैंने यहां लिखा 25%। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी वो हो जाएगा 150%। इनफैक्ट यहां पे चेंज का मतलब होगा इंक्रीज। अब चेंज या तो इंक्रीज होता है डिक्रीज, जब सेल बढ़ रही है तो ईबीआईटी भी बढ़ेगा 150% से। अब पहले हमारा 2 लाख ईबीआईटी था, अब 150% इंक्रीज हो रहा है 2 लाख का, तो यानी कि टोटल नया आ जाएगा 5 लाख। 150% होता है 3 लाख, 3 लाख से बढ़ेगा तो 2 तो पहले ही था, अगर 3 से बढ़ा तो 5 लाख हो गया। तो हम कभी भी ये प्रेफर नहीं करते, हम इसको प्रेफर करते हैं, यहां से अगर आप आंसर देते हैं तो लीवरेज का फील आता है, लगता है कि आप अच्छा पढ़ के समझ के आ रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं आगे लेके चलूंगा। सेकेंड, फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। दो कंपनीज दे रखी हैं, ए और बी। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, अब यहां से आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे इसका 40% हो गया और इसका 50% हो गया। साथ में हमें इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, डॉल गिवन है, फाइनेंशियल लीवरेज, टैक्स रेट, यू आर रिक्वायर्ड टू ईबीआईटी, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, आइडेंटिफाई विच कंपनी इज बेटर प्लेस्ड विद रीजंस बेस्ड ऑन लीवरेज। मैं काम करता हूँ, आपको एक कंपनी का यहाँ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। सो विल डू फॉर ए लिमिटेड, एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी। अब आप यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट हमें दे रखा है 20,000 माइनस टैक्स ईएटी। पहली कंपनी का 2 लीवरेज दे रखा है, मैं पहले डीएफएल ले रहा हूँ, डीएफएल 3 है, इसका फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ना तो हमें ईबीआईटी दे रखा ना हमें ईबीटी दे रखा, लेकिन यहाँ एक चीज हमें क्लिक होनी चाहिए, जो ईबीटी है वो इससे आती है, यानी कि 3 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब हम लोगों को इंटरेस्ट का अमाउंट 20,000 दे रखा है, आप इसको सॉल्व करके ईबीआईटी निकाल सकते हैं। मैं एक बार चेक करके देखता हूं कितना आ रहा है। और 30,000 आ रहा है। दीपाली चेक करो क्या 30,000 है, 30,000, तो ये हो गया 10,000,
इस पे 30% टैक्स 3000 और ये हो गया 7000। एक लीवरेज हमें दे रखी है डॉल, DOL 5। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। EBIT 30,000 है तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1.5 लाख, कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख। तो फिक्स कॉस्ट कितना, 1.20, बैलेंसिंग फिगर। अब सेल को x ले लो, वेरिएबल कॉस्ट सेल का 60% है, 0.60x, यानी कि x में से 60% ऑफ x हटाया तो 1.5 लाख आता है। 0.40x इज इक्वल टू 1.5 लाख। तो x की वैल्यू कितनी, हम 1.5 लाख को 0.4 से डिवाइड करेंगे, 3,75,000। तो यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वो 3,75,000 आएगी। एक मिनट चेक करूं, कुछ गलत तो नहीं हुआ। हम्म, 3,75,000 राइट। अब हमने EBIT बता दिया, सेल बता दिया, फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड। आप ऑपरेटिंग लीवरेज को देखो, किसका ज्यादा है, ए का, इसका मतलब उसका बिजनेस रिस्क ज्यादा है। फाइनेंशियल को देखो, किसका ज्यादा है, ए का, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा है। अगर कंबाइन लीवरेज देखोगे तो इसकी आएगी 15, इसकी आएगी 4। ओवरऑल रिस्क इसका ज्यादा है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू लीवरेज बात करें तो हम कहेंगे कंपनी भी बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि ए के कंपैरिजन में उसका बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क दोनों कम है, विच इज इंडिकेटेड बाय द लो लीवरेजेस। ये इसका कमेंट था, आप यहां लिख सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी मोस्ट रिसेंट बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 60,000, लॉन्ग टर्म डेट्स है, रिटेन अर्निंग, करंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज हो गई 2 लाख। अगर एसेट साइड पे देखें तो नेट फिक्स एसेट्स है और करंट एसेट्स है, टोटल हो गया 2 लाख। द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3। यहां पे थोड़ा सा रेशियो का कंसेप्ट डाला गया है और सेल्स का अमाउंट हिडन है। इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1 लाख and the variable operating cost is 40%, income tax rate 35%. Calculate all 3 types of leverage, determine the likely level of EBIT if EPS is 1, 3 and 0. सबसे पहले क्वेश्चन कहता है एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा सेल्स बाय एसेट्स। अब एसेट टर्नओवर रेशियो 3 है, सेल्स मालूम नहीं कितनी, एसेट्स है 2 लाख, तो सेल्स आ जाएगी 6 लाख। एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस किया EBIT, इंटरेस्ट हटाया EBT, टैक्स पे किया EAT, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो डायरेक्टली EPS निकल जाएगा। अब 6 लाख की सेल्स है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 40% है, तो 6 लाख का 40% हुआ 2,40,000, बचा कितना 360। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, EBIT कितना आया 260। अब इंटरेस्ट निकलेगा 80,000 पे 10%, 80,000 के लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, उस पर 10% हुआ 8,000, EBT हो जाएगा 252। अब इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्वेश्चन में टैक्स रेट हमें दे रखी है 35%, 252 पे 35%, 88,200, 163,800, EPS आ जाएगा 163,800 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स लें तो 6,000 आ रहे हैं, डिवाइड बाय 6,000, 27.3, ये EPS है। अब हमने यहां पर लीवरेजेस निकालनी है। लीवरेज का फॉर्मूला लगा के अपने निकाल ही सकते हैं, ऑपरेटिंग, कंबाइन, फाइनेंशियल, तीनों। सेकेंड पार्ट में कहता है लाइकली लेवल ऑफ EBIT बताइए अगर EPS है 1, 3 और 0। यानी कि देखिए
मेरे को यहाँ पे EPS 1 चाहिए, मेरे नंबर ऑफ शेयर 6000 हैं, तो आप बताइए EAT कितना हो। ऑब्वियसली 6000 होगा तभी तो EPS 1 आएगा, तो इसमें उल्टा चलते हैं, EAT 6000। अब यहाँ कोई इनकम है, उसका 40% टैक्स दिया, तो मेरे को 6000 बच गए। तो आप ये बताइए, नहीं टैक्सेस 35%, सॉरी 35% टैक्स है, यहाँ एक इनकम है उसका 35% टैक्स दिया तो 6000 बच गया। तो इसका मतलब हमारा EBT कितना, मान लो ये 100 है, उसका 35% टैक्स दिया तो ये 65 हो गया। तो जो 6000 रुपए हैं इस 65%, यानी कि 9231, और यहां से टैक्स का अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट है 8000। अब नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 17231। इसी तरह से क्वेश्चन कहता है EPS 3 चाहिए, अब नंबर ऑफ शेयर तो 6000 है, तो EAT कितना, 18000। 18000 को रख के रिवर्स चलेंगे, कैसे, जो 18000 है वो 65% है, क्योंकि 100 रुपए में से अगर 35 टैक्स दे दें तो 65% हुआ। 18000 डिवाइड बाय 65%, ये आता है 27692, 27692, और ये फिगर है 8000 की, तो यहां पर आ जाएगा 35692। एक पार्ट में बोलता है मेरे को 0 चाहिए, ये तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर 6000 है, तो EAT कितना होना चाहिए, 0। जब ये 0 तो टैक्स 0, अर्निंग 0, इंटरेस्ट 8000, ये भी 8000 आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस केस में EBIT के सामने जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल BP। फाइनेंशियल BP का मतलब होता है EBIT का वो अमाउंट जहां EPS 0 होता है, तो EPS 0 रख के अगर उल्टा चल के EBIT निकालें तो फाइनेंशियल BP भी कहलाता है। मेरे साथ खुशहाल ने अभी कनेक्ट किया है। हाय खुशहाल, क्या सब बढ़िया चल रहा है? हे गुड इवनिंग, मिसिंग योर शायरी। नेचर क्लिक देखो बच्चे यहाँ पर आते हैं और सिर्फ एक चीज लिखते हैं, शायरी शायरी। बेटे जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप सोचो लोग क्या समझते होंगे, ये पढ़ाई की मतलब चर्चा पढ़ाई की कर रहे हैं या शायरी की कर रहे हैं? अब इतने बच्चे बोल रहे तो एक शायरी हो ही जाए। चलो, मेरे चेहरे पर मोहब्बत की चमक आज भी है, फिर भी उसको मेरे प्यार पर शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, और पानी में उसकी मेहंदी की महक आज भी है। आइए अब आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, मैं आपको यहां से आगे लेके चलूंगा। नेचर क्लिक फ्रॉम अहमदाबाद, सलूट। अहमदाबाद के बच्चों का एक्स्ट्रा स्वागत। फोर्थ, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू यीजी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। इक्विटी शेयर कैपिटल, 12% बॉन्ड्स, सेल्स, फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल लीवरेज, पीवी रेशियो, इनकम टैक्स रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कंबाइंड EPS। फाइनेंशियल लीवरेज पूछा नहीं गया, ऑलरेडी आपको फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है 1.49। अब आपको कुछ लीवरेजेस निकालनी है। देखिए इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल्स लिखते हैं 84 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जो आंसर आएगा उसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। क्वेश्चन ने पीवी रेशियो दिया है 27.55%। अब 27.55% पीवी रेशियो है, तो जो बच गया वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया, यानी कि 72.45। सेल का 72.45% इज वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं 84 का 72.45% निकालता हूं।
60.86, मैं राउंड ऑफ 2 डिजिट पे कर रहा हूँ। 60.86। अब 84 में से 60.86 माइनस किया 23.14, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 23.14। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करी 6.96, ये आंसर आ गया EBIT 6.96, 16.18। इंटरेस्ट, बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट, 37 लाख रुपए के बॉन्ड है, उस पर 12% निकालो, 4.44 बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के ऊपर का इंटरेस्ट, अब यहां पे अगर मैं लिखता हूं तो EBT आता है, EBT कितना 16.18 माइनस 4.44, 11.74। अब क्वेश्चन ने ना हमें फाइनेंशियल लीवरेज दे रखी है 1.49। मेरा एक बार मन है मैं चेक करके देखूं कि आंसर कितना आता है। तो DFL EBIT डिवाइड बाय EBT, 16.18 को 11.74 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है। 16.18 डिवाइडेड बाय 11.74, 1.38। यहाँ पे 1.38 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ने तो DFL 1.49 दिया है। अगर ये नहीं देते तो मैं तो यही आंसर निकालता, बट क्वेश्चन कह रहे हैं नहीं नहीं, DFL इज 1.49 ओनली। तो कुछ तो इसमें लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है। अब एक बार इसके हिसाब से सोचते हैं, ये कहता है आंसर इज 1.49, मेरा EBIT तो आ रहा है 16.18, तो इस हिसाब से EBT कितना हुआ, क्योंकि DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सोचूं तो मेरा EBIT कितना आएगा 10.86, बट मेरा तो 11.74 आ रहा है। मैं इसको काट कर 10.86 लिखता हूं। अब इसका मतलब यहां पर एक हिडन बोरोड कैपिटल है, उसका इंटरेस्ट यहां पर आएगा। ये हमने इसलिए किया क्योंकि उसने DFL का आंसर दिया, और जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो DFL कैलकुलेट करने के बाद गिवन आंसर से मैच नहीं करता। तो मैंने कहा जो आंसर दे रखा है फिर तो वही बेस लेंगे, उसके हिसाब से EBT जो है वो 10.86 आना चाहिए। तो कुल मिला के हमारा अदर इंटरेस्ट करके कुछ निकलेगा यहाँ पर, वो मैं पता लगा रहा हूँ कितना। तो अदर इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 0.88। बस ये इसके अंदर एक क्रक्स था, मेन पॉइंट था, बाकी तो सिंपल है, आगे हम इसको कर सकते हैं। EBT के ऊपर हम लगा देंगे टैक्स 40%, 10.86 पे 40% टैक्स लगाया, 4.344, और ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ऑपरेटिंग कंबाइन EPS, प्रेफरेंस शेयर दे नहीं रखा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आर 5 लाख, EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब आप अपनी लीवरेज निकाल कर यहाँ पर EPS का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी, मैं आपको आगे लेके चलूँगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 5। EBIT दे रखा है, EBT है, फिक्स कॉस्ट है। क्वेश्चन कहता है परसेंटेज चेंज इन EPS बताइए इफ सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। EPS का चेंज बताना है, सेल का चेंज गिवन है। ऐसी कौन सी लीवरेज है जो सेल्स और EPS का चेंज बताती है? तो इसका आंसर है DCL।
DCL सेल्स और EBT या सेल्स या EPS का चेंज बताती है। मेरे को किसी भी तरह से DCL का आंसर निकालना है, उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBT। जरा चेक करता हूं क्या मैं निकाल पाऊंगा। EBIT मेरे को दे रखा है 11,20,000। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करता हूं तो EBT आता है, EBT है 320, तो इंटरेस्ट ऑब्वियसली आ गया 8 लाख। अब EBIT कैसे आता है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। मेरे को क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखी है, यहां पर फिक्स कॉस्ट कितनी? 7 लाख। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 18.2 lakhs। कंट्रीब्यूशन इज 18.2 lakhs। अब 18.2 lakhs डिवाइड बाय EBT 3.2 lakhs, कंट्रीब्यूशन बाय EBT, तो यहां से मेरा आंसर आ गया 5.6875। ये मेरा DCL है और DCL का हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सेल का चेंज 5% दे रखा है और बेसिकली इंक्रीज हो रहा है। DCL है 5.6875। अब 5.6875 इंटू 5% करते हैं तो कितना आंसर आता है? 28.4375। 28.4375 ये हमारा आंसर आ गया। इतना EPS इंक्रीज होगा 28.4375 से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लीवरेज में हमने यहाँ 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले थे। अब आप स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस जो लेटेस्ट RTP साइट पे अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम May 24 वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। हमारा लीवरेज कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने बोला संडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, मंडे को हम यहाँ पे नया टॉपिक शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक विल रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कोई डाउट इसमें है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल कनेक्ट यू ऑन इन नेक्स्ट सेशन विद कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।